नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपद की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी में 16, ऑप्शन डी में है 18। पहले आप लोग बताइए कि आज का बिहार किस महाजनपद में था? आज का बिहार किस महाजनपद में था? तो मगध महाजनपद में था। कौन सा? मगध। और जो मगध महाजनपद था वो सबसे बड़ा 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा? मगध था। 16 महाजनपद की संख्या कितनी थी दोस्तों? 16 थी। उसमें सबसे बड़ा महाजनपद कौन थी? मगध थी। कौन थी? मगध थी। बिहार में कितने महाजनपद थे? तो बिहार में 3 महाजनपद थे। कितने थे दोस्तों? 3 महाजनपद थे। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, दूसरा में राजगिरी, तीसरा में वैशाली, चौथा में है कौशाम्बी। तो मगध का प्रथम राजधानी कौन था? तो राजगिरी था। क्या था दोस्तों? राजगिरी को ही राजगीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजगीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजगीर। और मगध की दूसरी राजधानी क्या था? तो मगध की दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। बताइए कि मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लाया था? मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लाया था? तो ये आपका हो जाएगा अजातशत्रु का पुत्र था जिसका नाम था उदयन। अजातशत्रु का पुत्र था जिसका नाम था उदयन। आप लोग बताएं उदयन किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो पाटलिपुत्र आपका गंगा नदी के किनारे बसा था। कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों? पढ़िए क्वेश्चन 4 कि अर्थशास्त्र की रचना। ऑलरेडी हम पिछला क्लास में ये क्वेश्चन करा चुके हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो क्या था आपका? कौटिल्य। कौन क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य को ही क्या कहते हैं? चाणक्य। इसी को विष्णुगुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। और बताइए यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे। क्या थे? भद्रबाहु थे। यही भद्रबाहु नामक जैन विद्वान से चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा मिला। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का शिक्षा मिला। और यही अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों, यही अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना किया गया है माइकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया दोस्तों। किस पुस्तक से किया गया है? माइकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किससे किया गया है? तुलना किससे किया गया है? माइकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया। इसलिए चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त को भारत का माइकियावेली कहा जाता था। भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य के 2 नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है दोस्तों कि मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? तो मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था दोस्तों?
मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? ये यूनान का था। कौन था? यूनान। और बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और बताइए चंद्रगुप्त मेगास्थनीज की एक पुस्तक का नाम है दोस्तों, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मेगास्थनीज का एक पुस्तक का नाम है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? इसका पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है दोस्तों? इंडिका नाम है। क्या है नाम है दोस्तों? इंडिका। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका नाम है। क्या है? इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिका नाम है। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इस सेलुकस निकेटर का था। किसका? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर नहीं बताए हैं, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? तो यूनान का था। किस देश का? यूनान के देश का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? अभी जस्ट बताएं कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर अशोक में आया था? नहीं। बिंदुसार में आया था? नहीं। समुद्रगुप्त में आया था? नहीं। तो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज किस कारण आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? मेगास्थनीज किस कारण चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में आया था? तभी जस्ट बताएं कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसी का एक पुत्री का नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया से भी विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। अपनी पुत्री के देख रेख करने के लिए मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो सेल्यूकस निकेटर का पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री को देख रेख करने के लिए एक राजदूत भेजा, जिसका नाम है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों कि अशोक किस वंश से था? अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से। कौन सा वंश से? मौर्य वंश से। कौन सा वंश से? मौर्य वंश से। अशोक कौन सा वंश से? मौर्य वंश से। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। तो पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई? अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई? धम्म नीति का मतलब युद्ध छोड़ दिया। युद्ध छोड़ दिया। तो कौन सा युद्ध था? एक उड़ीसा के कलिंग में, वर्तमान में उड़ीसा पड़ता है, लेकिन पुराना नाम कलिंग था। पुराना नाम क्या था दोस्तों? कलिंग था। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसापुर में। क्या हुआ? 261 ईसापुर में कलिंग का युद्ध हुआ। 261 ईसापुर में कलिंग का युद्ध हुआ। इसमें हजारों बेकसूर बच्चा, बूढ़ा, महिला सब को हत्या कर दिया गया, यानी युद्ध में पराजित किया गया, जिससे अशोक काफ़ी प्रभावित क्या हुआ। यही घटना है, यही 261 ईसापुर का कलिंग युद्ध है जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और यहाँ से धम्म नीति को अपनाने का शुरू कर दिए। तो जैसे ही युद्ध को जीत के वापस लौट रहे थे, इनका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोध। क्या था नाम था दोस्तों? निग्रोध। और निग्रोध के प्रवचन सुन के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए। सवाल आपसे पूछ सकता है कि किसके प्रवचन सुन के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो अपना भतीजा निग्रोध। और उसको अशोक स्टार्टिंग में शैव धर्म को मानते थे, लेकिन निग्रोध के प्रभाव से आकर एक उपगुप्त
नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। कौन सा धर्म को दीक्षा दिया? बौद्ध धर्म को दीक्षा दिया। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को दीक्षा दिया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने किस इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अशोक ने किस वंश का शासक अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका एक मिनट दोस्तों, तो क्वेश्चन हो गया कि अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। चलिए ये क्वेश्चन था। अशोक किस युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया? किस युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया? तो कलिंग युद्ध हो के बाद। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। पता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखी गई थी? अधिकतर बोल रहा है किस लिपि में? तो अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। कौन सी लिपि को? ब्राह्मणी लिपि में। और एक क्वेश्चन और बताया कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस नामक अंग्रेज विद्वान है। जेम्स प्रिंस नामक अंग्रेज ने 1837 में बताइए अशोक के कितने शिलालेख हैं? अशोक के 14 शिलालेख हैं। अशोक के प्रमुखता कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि पंच चिन्हित सिक्के किस धातु के अधिक होते थे? किस धातु के अधिक होते थे? पंच चिन्हित सिक्के किस धातु के अधिक होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरापद किससे संबंधित है? उत्तरापद किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार मार्ग से। क्या हो जाएगा? व्यापार मार्ग से। क्या हो जाएगा? व्यापार मार्ग से। व्यापार मार्ग से क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यापार मार्ग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणापथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार के लिए भी। इसका व्यापार के लिए भी। उत्तरापथ भी व्यापार के लिए और दक्षिणापथ भी व्यापार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला? सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची एक स्तूप है। सांची क्या है दोस्तों? स्तूप है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कहाँ पर है स्तूप? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। महावीर किस धर्म से संबंधित है? महावीर किस धर्म से संबंधित है? महावीर किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों कि महावीर का जन्म पहले कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। 540 BC में। 540 BC में। और बताया महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में, कुंडल ग्राम में। कहाँ पर? कुंडल ग्राम में। वैशाली में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। ये महावीर है। क्या है दोस्तों? महावीर का एक बचपन का नाम था जिसका नाम था वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। तो इनका एक पुत्री का नाम था जिसका नाम क्या था दोस्तों? पुत्री का पहले पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था यशोधा था। क्या था दोस्तों? यशोधा था। क्या था? यशोधा। एक पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। क्या था दोस्तों? अनुज्या प्रियदर्शनी। पुत्री का क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी। पुत्री का क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी। यही अनुज्या प्रियदर्शनी का विवाह हुआ जामिल से। किससे दोस्तों? जामिल से इसका विवाह हुआ। और जामिल नामक इनका दामाद ही, महावीर स्वामी का दामाद ही जो जामिल अनुज्या प्रियदर्शनी का पति है जामिल। क्या है दोस्तों? जामिल। यही जामिल महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। प्रथम शिष्य भी जामिल और प्रथम विरोधी भी जामिल। प्रथम शिष्य भी जामिल और प्रथम विरोधी भी जामिल। महावीर जो स्वामी थे 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। कैसा कौन सा तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर थे। और अंतिम थे। क्या थे दोस्तों? अंतिम थे। इनके बाद जैन धर्म में कोई और गुरु नहीं हुए। जैन धर्म में कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। जैन धर्म में कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। जैन धर्म में कितने गुरु थे? 24। और बताइए जो जैन धर्म में 24 गुरु थे उनमें प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? तब प्रथम गुरु आपका ऋषभ देव थे। कौन थे?
ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका कि महावीर स्वामी थे, वो जैन धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लिम्बुनिया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लिम्बुनिया में हुआ था। नेपाल के लिम्बुनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? नेपाल के लिम्बुनिया में। नेपाल के लिम्बुनिया में। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 BC में। 563 BC में। महागौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था दोस्तों? पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और जो गौतम बुद्ध है, क्या है? गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनका बचपन का नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है दोस्तों। क्या है? सिद्धार्थ है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। और पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है शुद्धरोधन। 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 क्या नाम है दोस्तों? शुद्धरोधन नाम है। पिता का नाम क्या नाम है? शुद्धरोधन। और इनकी माता जो थी, जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाली माता थी महामाया देवी। और लालन पालन करने वाली माता थी प्रजापति गौतमी। इनको जो जन्म दिए उस 7वें दिन के बाद उनकी माता के मृत्यु हो गया। और लालन पालन किए उनकी मौसी थे प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लिम्बुनिया में हुआ था। कहाँ पर? लिम्बुनिया में। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिए। अपना पहला उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? सारनाथ में दिया। अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। और गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, जस्ट बताएं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और जो बिंदुसार है, बिंदुसार अशोक का पिता है। अशोक का पिता। और जो बिंदुसार है आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। कौन सा संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय को। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। बिंदुसार कौन सा धर्म को मानते हैं? आजीवक संप्रदाय। यही आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने बराबर की गुफा में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण करवाएं और दान में दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखिए इसमें कि अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का राजा है। हर्यक वंश का द्वितीय शासक। इसे पितृहत्यक कहा जाता है। पितृहत्यक कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहत्यक कहा जाता है। इसका उपनाम क्या था दोस्तों? कुनिक था। इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। क्या था उपनाम इसका? क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। ये कौन सा धर्म को मानता था? अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को मानता था। कौन सा? जैन धर्म को। जो अजातशत्रु है बिंबिसार का क्या है? बिंबिसार का पुत्र था। राजगद्दी पर बैठने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दिया, यानी बिंबिसार की हत्या कर दिया। अजातशत्रु है वो पाटली देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन ही देखिए, जो बोल रहे हैं उसको गिनती कीजिएगा। और हर जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर याद कीजिए। नंबर नहीं देखिए कि 50 क्वेश्चन करवाया है, जो हम बोल रहे हैं उसको पर ध्यान दीजिएगा। अजातशत्रु पाटलीग्राम
नामक सैनिक छावनी का स्थापना किया। पाटली ग्राम नामक सैनिक छावनी का स्थापना के लिए बोला पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इसका पेटवा था, इसका नाम था उदयन। क्या था? उदयन। यही क्या था? पाटली नगर की स्थापना। और राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोल रहा है दोस्तों? 17 में बोल रहा है कि मगध के उत्कृष्ट का प्रमुख कारण क्या था। 17 नंबर में बोल रहा है कि मगध के उत्कृष्ट का प्रमुख कारण क्या था। तो मगध, अच्छा बताइए, मगध समझ रहे हैं ना? मगध कौन? पटना। मगध कौन? पटना। एक पटना, अभी वाला पटना, पटना में बहुत सा एरिया मिला हुआ था। तो बताइए, नदी है तो उपजाऊ भूमि, जब गंगा नदी बह रही है तो उपजाऊ भूमि है। लौ यस्क भी था और हाथियों को उपलब्धता था। पहले हाथी था लेकिन अब नहीं ना है, पहले हाथी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला? अजातशत्रु किस राज्य का शासक था। तो जस्ट बताएं कि अजातशत्रु किस राज्य बोला है, किस राज्य बोला, किस वंश का शासक था। बोला था किस वंश का शासक था, तो किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश। मगध पर पहला वंश कौन सा था? कौन सा साम्राज्य था? तो हर्यक वंश था। कौन सा साम्राज्य था? हर्यक साम्राज्य था। हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा? मगध। मगध। और बताइए, कौशल जो महाजनपद थी, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। कहाँ थी दोस्तों? श्रावस्ती। यही श्रावस्ती में गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। पूछ देगा आपसे कि महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो यही श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी है। क्या है? कौशल की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य कौन सा था। भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, जो कि 137 साल तक रहा था। 137 साल तक मौर्य साम्राज्य कितना साल तक? 137 साल तक रहा था। चलिए बताइए, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश का निर्माण हुआ? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश मगध पर आया? तो एक ट्रिक याद करिएगा कि मगध पर क्या दोस्तों? मगध पर ट्रिक याद रखिएगा कि मगध पर क्या दोस्तों? मगध पर क्या दोस्तों? मगध पर कौन कौन सा वंश शासक किया? तो मगध पर कौन कौन सा वंश शासक किया? याद रखिएगा, हसीन। क्या? हसीन, मशूक। हसीन। आपके एग्जाम के टाइम में यही याद रहेगा। हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हसीन मशूक शाह का मतलब क्या होता है दोस्तों। ह से हर्यक वंश, पहला मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश, सेकंड में शिशुनाग वंश, थर्ड में नंद वंश, फिर आगे मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सतवाहन वंश। कोई दिक्कत नहीं आता दोस्तों। तो मौर्य वंश के पूछ देता है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश? तो नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। और मौर्य वंश के बाद शिशुनाग वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य कौन था? तो मौर्य साम्राज्य था। क्या था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? या अशोक ने किया। क्या किया? अशोक ने किया। कौन? अशोक ने। देखिए हर्षवर्धन है। क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हुएनसोंग। हुएनसोंग याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के काल समय में कौन आया था? एक चीनी यात्री आया था, हुएनसोंग। क्या आया था? हुएनसोंग आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट बता दें इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसी को कहा जाता है। फाहियान आया था। अभी बता दी हुएनसोंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएनसोंग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और अलबरूनी बताइए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ये आप लोग कमेंट में बताइए कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है? तभी जस्ट बता दें कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक भाषा। किस भाषा का? प्राकृतिक भाषा। किस भाषा का? प्राकृतिक भाषा। और आप लोग से एक क्वेश्चन है कि बताइए संस्कृत में लिखा गया पहला काव्य कौन था? संस्कृत में लिखा गया पहला काव्य खंड या पहला ग्रंथ या काव्य खंड कौन था? तो कलहन की रचना, सॉरी कलहन, ठीक है, कलहन कलहन की रचना राजतरंगिणी थी। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पूछ देगा कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है, राजतरंगिणी पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? तो कलहन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। और बताइए राजतरंगिणी पुस्तक में क्या है? तो कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी में किसके बारे में जानकारी मिलता है? कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। अरे कलहन थे किसके दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के दरबारी कवि थे। कश्मीर के शासक जय सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र कहाँ है वर्तमान में? कहाँ है दोस्तों? पटना में। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? अब बताइए महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? जो बड़ा रहेगा वही तो शक्तिशाली रहेगा। जो बड़ा रहेगा वही तो शक्तिशाली रहेगा। तो कौन था? मगध था। क्या था दोस्तों? मगध था। चलिए महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 है। अब बताइए आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों कि महाजनपद क्या दोस्तों? महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आप लोग बताइए महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो महाजनपद के बारे में 16 गो महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 गो। 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें दो स्रोत से मिलता है। एक तो है बौद्ध साहित्य से और दूसरा है जैन साहित्य से। क्या है दोस्तों? जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या नाम है उसका? उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूक्त। क्या है दोस्तों? भगवती सूक्त। अब बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। क्या दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र के, ये दोनों में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध था। कौन था दोस्तों? मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़िए कि राजा किसान और नगर अध्याय मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? राजा किसान और नगर अध्याय मुख्य रूप से किस काल संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद एवं मौर्य काल। अच्छा बताइए गुप्त काल है। क्या है? गुप्त काल यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने किया। किसने किया? श्रीगुप्त ने किया। किसने किया? श्रीगुप्त ने किया। वैदिक काल बताइए, वैदिक काल को कितनों भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला शासक यदि संस्थापक बोलता, संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक बोलता, इसका राइट आंसर होता
महाधनपद। जब संस्थापक बोलता तो महाधनपद हो जाता, लेकिन अंतिम शासक बोला है, जिसका अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। कौन था दोस्तों, धनानंद था। धनानंद था। ये धनानंद अय्यासी टाइप के शासक था। धनानंद किस टाइप का शासक था, अय्यासी टाइप का शासक था। यही धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और नंद वंश को खत्म करके एक नया वंश मौर्य वंश का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। जस्ट बताएं कि 2 गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य के कितने गुरु, 2 गो। पहला का नाम क्या था, चाणक्य या कौटिल्य। दूसरा क्या नाम था, भद्रबाहु। क्या था, भद्रबाहु। और यही भद्रबाहु से ये आध्यात्मिक गुरु थे। कैसा गुरु था, आध्यात्मिक गुरु। भद्रबाहु कैसा थे, आध्यात्मिक गुरु। यही भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया। यही भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का, जैन धर्म से शिक्षा लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में श्रृंगी पर्वत पर। कौन सा पर्वत पर, श्रृंगी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया। और चंद्रगुप्त मौर्य को उपवास के कारण उपवास को ही जैन धर्म में संलेखन विधि कहा जाता है। उपवास को ही जैन धर्म में संलेखन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संलेखन विधि कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का कितने गुरु, 2 गो। तो पहला क्या था, राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, चाणक्य या कौटिल्य। दूसरा क्या था, भद्रबाहु, आध्यात्मिक गुरु। यही भद्रबाहु था जिससे जैन धर्म की शिक्षा लिए चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म की शिक्षा लिए और जैन धर्म में शिक्षित कौन किया, भद्रबाहु किया। और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो अपना अंतिम समय कहाँ बिताए, कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में श्रृंगी पर्वत पर। कौन सा, श्रृंगी पर्वत पर। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का उपवास के कारण या जैन धर्म में उपवास को क्या कहते हैं, संलेखन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संलेखन विधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 28 में क्या, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। तभी जस्ट बताएं आप लोग को कि अशोक के कितने शिलालेख, 14 शिलालेख बोलिए या अभिलेख बोलिए। अशोक के कितने शिलालेख, 14 गो। बोला कलिंग युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख में, तो कलिंग युद्ध के 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। भी जस्ट बताएं कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। यही कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। और बताइए अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। और आप लोग कमेंट में बताएगा कि अशोक के 8वां शिलालेख में किसकी चर्चा है। अशोक की 8वीं शिलालेख में किसकी चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि मौर्य काल में प्रांतीय राजधानी कौन सी थी। मौर्य काल में प्रांतीय राजधानी कौन सी थी। प्रांतीय राजधानी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मौर्य काल में जो आपका मगध है इसको किस तरह से एरिया में डिवाइड करके राजधानी परिवर्तित किया गया था, यानी राजधानी में बांटा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला भी था, उज्जैन भी था और स्वर्णगिरि भी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जस्ट बताएं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गौतम बुद्ध थे। बताइए गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितने भाग में बांटी, बौद्ध संगीति कई बार या बौद्ध परिषद कई बार, 4 बार। कितने बार, 4 बार। गौतम बुद्ध के निधन के बाद 483 के बाद बौद्ध धर्म में कितने समिति हुआ, 4 गो। कितने समिति, 4 गो। पहला बताइएगा कहाँ होगा, दूसरा बताइएगा कहाँ होगा, तीसरा बताइए कहाँ होगा, चौथा बताइए कहाँ होगा। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ दोस्तों, राजगिरी में। कहाँ पर दोस्तों, राजगिरी में। पहला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ, राजगिरी में। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ दोस्तों, वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ दोस्तों, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ दोस्तों, चौथा बताइए कि बौद्ध संगीति चौथा कहाँ हुआ, कि कुंडलवन में। कहाँ पर, कुंडलवन में। तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ, कुंडलवन में।
पहला बताइए कब हुआ था दोस्तों, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो पहला 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। पहला कब हुआ था दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। दूसरा कब हुआ था? 250 से 52 के बीच में, 250 से लेके 52 के बीच में, 250 से लेके 52 के बीच में। बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तभी जस्ट बता दें कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? क्या आप कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। और बताइए 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। यही पार्श्वनाथ थे, यही जैन धर्म में सबसे पहले संलेखन विधि से संलेखन या उपवास विधि से जैन धर्म में मृत्यु पाने वाले पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के कैवें गुरु थे? 23वें गुरु थे। कैवें गुरु थे दोस्तों? 23वें गुरु थे। और जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिनाथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? डिस्कशन तो करवा चुके हैं, टिक करवा देते हैं दोस्तों। किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। कब किया? 261 BC में, 261 BC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक का अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? तो अशोक का अधिकांश लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। अशोक का अधिकांश लिपि किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता था? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम भारत के लिए, उत्तर पश्चिम भारत के लिए, उत्तर पश्चिम भारत के लिए, उत्तर पश्चिम भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है कि मौर्य काल में कर संग्रह को क्या कहते थे? का मुख्य स्रोत क्या था? तो कर जो टैक्स वसूला जाता था उसका मुख्य स्रोत क्या था? तो भूमि कर था। क्या था दोस्तों? भूमि कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामी कहलाता था। क्या कहलाता है? ग्रामी कहलाता था। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मौर्य वंश में अमात्य को क्या कहते हैं? मौर्य वंश में अमात्य को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। धम्म का संबंध क्या है दोस्तों? धम्म का संबंध किससे था? बताइए धम्म का संबंध युद्ध नीति से होगा? नहीं होगा। युद्ध नीति से कभी होगा? नहीं होगा। ये किससे था? धम्म का संबंध किस चीज़ से था? नैतिक आचरण था। क्या था? नैतिक आचरण था। और धम्म को अपनाया अशोक ने। किसको धम्म नीति किसने अपनाया? अशोक ने। कौन? अशोक। कौन अपनाया दोस्तों? अशोक ने अपनाया। किसने अपनाया? अशोक ने। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खुद चल गया नेपाल। और अपना बेटा और बेटा का नाम था, क्या नाम था? महेंद्र। पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र नाम था। अब पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। किस लिए भेज दिया? कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है दोस्तों कि पाटलिपुत्र वर्तमान में किस राज्य में है? तो पाटलिपुत्र वर्तमान में किस राज्य में? बताइए आप लोग, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस राज्य में है? पाटलिपुत्र उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। झारखंड में नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है दोस्तों
तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध थी? तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध थी? जो तक्षशिला है और जो कि विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्रथम प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कहाँ था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अब बताइए विश्वविद्यालय है तो बंदरगाह उसमें जाएगा, कृषि होगा, उद्योग होगा, नहीं होगा, क्या होगा? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। आज चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौन सा झील? सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। जहाँ कहाँ है? गुजरात में। सुदर्शन झील कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 222 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा? 222 ईसा पूर्व में। कलिंग अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। अशोक ने किस धर्म को संरक्षण दिया? अशोक ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तभी जस्ट बताएं कि अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। जब मान रहा है बौद्ध धर्म तो जैन धर्म को संरक्षण देगा? नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि मेगासनी की पुस्तक का नाम क्या? लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मेगासनी का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। क्या था? इंडिका। अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक किसका था? चाणक्य का था। किसका था दोस्तों? चाणक्य का था। किसका क्या था? चाणक्य का। किसका? चाणक्य का। अर्थशास्त्र पुस्तक किसका था? चाणक्य। अभी जस्ट बताएं कि जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन की पुस्तक है। किसकी? राजतरंगिणी किसकी? कलहन की पुस्तक है। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन। कमेंट बताया कि दीपवंश क्या है? कमेंट बताएगा दीपवंश क्या है? तो दीपवंश एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गुड पुरुष कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? अभी जस्ट बताएं, भारत बोला है, ध्यान से। प्राचीन बोलता विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। विश्व के लिए लग जाता है, क्या लग जाता? विश्व लग जाता तब होता तक्षशिला। क्या होता? तक्षशिला। लेकिन यहाँ पर आराम से देखिएगा क्या लिखा है? भारत लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? भारत। आराम से देखिए क्या लिखा है? भारत। तो भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सी था? नालंदा विश्वविद्यालय। थोड़ा सा देखते हैं इसी क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। चलिए आराम से आप लोग सुनिएगा या कॉपी लिए हुए हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा कहानी सुनिए। कहानी तो नहीं सुनाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और यहीं पर जो नालंदा, बताइए पहले नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने? नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने? नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने? एक गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था कुमार गुप्त। के से कुमार, जी से गुप्त, 1 लगा दीजिएगा। कुमार गुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने? कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? कुमार गुप्त प्रथम। किस शाखा के लिए? महायान शाखा के लिए। किस शाखा के लिए? महायान शाखा के लिए। अब बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किसने किया, इसको नष्ट किसने किया? तो 1296 से 97 के बीच में, 1296 से 97 के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया बख्तियार खिलजी। कौन दोस्तों? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म या समाप्त या नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी किया। जब बख्तियार खिलजी लौट रहा था, नालंदा की तरफ से लौट रहा था, और एक जगह है बख्तियारपुर, और बख्तियारपुर नामक स्थान पर ही
रहा, तो इसलिए पहले बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर नहीं था, लेकिन जब बख्तियार खिलजी बख्तियारपुर नामक स्थान पर रहा, इसलिए उस जगह का नाम बख्तियारपुर पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए और क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट नहीं बढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा लेट होगा, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग देखिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभी बताइए, बल्लभी क्या है, ये बल्लभी क्या है और विक्रमशिला क्या है। बल्लभी क्या है, विक्रमशिला क्या है, आप लोग बताइए कि जो विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था। तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस बौद्ध धर्म किस बर्जियान शाखा के लिए, बर्जियान शाखा के लिए धर्मपाल ने, क्या कौन, धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के लिए, बर्जियान शाखा के लिए, महायान शाखा से शाखा बना है बर्जियान शाखा, बर्जियान शाखा के लिए, बर्जियान शाखा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया किसने, धर्मपाल ने। अब बलभीम जो था, क्या था दोस्तों, बलभीम जो था जैन द्वितीय, बताइए द्वितीय की प्रथम, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बलभीम जो था कि प्रथम जनसंगीति हुआ, प्रथम जैन संगीति हुआ कि द्वितीय जनसंगीति हुआ था। बलभीम प्रथम जनसंगीति हुआ था कि द्वितीय जनसंगीति हुआ था। तो बलभीम प्रथम जनसंगीति हुआ था, कैसे, कहाँ, प्रथम जनसंगीति। बलभी गुजरात में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, गुजरात। और द्वितीय जनसंगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम जनसंगीति पाटलिपुत्र में हुआ था कि बल्लभी में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम जनसंगीति बल्लभी में हुआ था कि पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पढ़िए कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को कौन था, मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था, मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमात्य। आप लोग को हम अभी कुछ पहले दिए थे कि कमेंट में बताइएगा, HW में बताइएगा कि मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। तब कौन था आपका दोस्तों, ये था अमात्य था, कौन था, अमात्य था। ग्राम में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ग्रामीण। सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सेनापति। सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सेनापति कहते हैं। और जो यज्ञ त्याग करवाता है उसे क्या कहते हैं, पुरोहित कहते थे। जो यज्ञ करने ब्राह्मण जो थे उसे क्या कहते थे, पुरोहित कहते थे। और जो ग्राम में रहने वाले थे ग्रामीण के प्रधान को क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। और जो सेना के अध्यक्ष को सेनापति कहते थे। और जो यज्ञ त्याग जो यज्ञ करवाते थे ब्राह्मण को क्या कहते थे, पुरोहित कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया। धम्म महामात्र की नियुक्त किया, सेनापति की किया, नहीं किया, ग्रामीण किया, नहीं किया, अमात्य किया, नहीं किया, किसको किया, धम्म महामात्र किया। तो पूछेगा धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया, अशोक ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन रिपीट है कि 16 महाजनपद की, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे, तो 16 थे। कितने थे दोस्तों, 16। क्या थे, 16। एक और बताइएगा आप लोग, पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या कितना है, आप लोग बताइएगा पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या कितना है, आप लोग बताइए पुराणों की संख्या कितना है। तो पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। पुराणों की संख्या कितना है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितना है, आप लोग बताइएगा पुराणों की संख्या कितना है। तो पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है दोस्तों, 18 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पंच चिन्हित सिक्के किस काल में प्रचलित हुई, भारत में पंच चिन्हित सिक्के किस काल में प्रचलित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाजनपद में, महाजनपद काल में। भारत में पंच चिन्हित सिक्के किस काल में प्रचलित हुई, तो महाजनपद काल में हुआ। मुगल काल बताइए, थोड़ा सा देखते हैं मुगल काल, मुगल काल देखते नहीं, मुगल काल, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। कौन था दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। चलिए वो आगे भी करवाएंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पंच चिन्हित सिक्के किस काल में प्रचलित हुई। तो लगता हो गया महाजनपद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का
अंत किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? किस वंश था? नंद वंश था। कौन सा वंश था? नंद वंश था। इसका अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा किसाननगर अध्याय मुख्य रूप से किस विषय का अध्ययन कराता है? राजा किसाननगर अध्याय मुख्य रूप से किस विषय का अध्ययन कराता है? तो मौर्य महाजनपद काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाता है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि इस चैप्टर का भी और बेहतर क्वेश्चन देखना चाहते हैं और डिस्कशन देखना चाहते हैं, यदि आप इस चैप्टर का डिस्कशन और बेहतर देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा कि पार्ट 2 ला दीजिए। कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि पार्ट 2 चाहिए, तो हम उस हिसाब से पार्ट 2 कल लेके आएंगे। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका पार्ट 2 चाहिए। यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक लगा, तो आप लोग बताइएगा कि इसका पार्ट 2 भी ला दीजिए। इसका पार्ट 2 भी हम ला देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।